Hi everyone. I was about to release a video on subject wise analysis for UPSC Pre 2024 बट काफ़ी लोग UPSC Pre के साथ साथ CSIR एग्ज़ाम को भी टारगेट कर रहे हैं। तो काफ़ी मुझे DMs आए कि आई शुड टेल यू कि आप कैसे UPSC प्लस CSIR दोनों को साथ साथ लेके चल सकते हो। नाउ देखो, जो लोग CSIR देने वाले हैं ब्रॉडली वो 3 कैटेगरी के एस्पिरेंट्स हैं। कुछ ऐसे होंगे जो UPSC प्लस होंगे। यहाँ पे प्लस और माइनस क्या है मैं इसकी बात अभी करूँगा। तो कुछ UPSC प्लस हैं, कुछ UPSC माइनस हैं एंड कुछ अदर्स हैं। देखो, UPSC प्लस का मतलब ये हुआ कि कुछ ऐसे होंगे जो UPSC दे रहे होंगे जिनका 2 या 3 अटेम्प्ट होगा, वो 2024 को भी अच्छे से टारगेट कर रहे हैं। उसके साथ उनको एक अपना बैकअप प्लान चाहिए जिसकी प्रिपरेशन के लिए उनको UPSC की प्रिपरेशन से बहुत ज़्यादा डेविएट ना होना पड़े। तो ये UPSC प्लस वाले हैं जो UPSC प्लस CSIR देंगे। कुछ ऐसे हैं जो UPSC माइनस हैं। बाय सेइंग UPSC माइनस आई मीन टू से कि इन्होंने 2 या 3 अटेम्प्ट UPSC का दिया है और हो सकता है इस बार वो ब्रेक ले रहे हों, या फिर कुछ ऐसे भी हो सकते हैं जिनका UPSC का अटेम्प्ट ख़त्म हो गया और वो कोई ऑल्टरनेट एग्ज़ाम को देख रहे हों। तो ये UPSC माइनस CSIR हो गए जो सिर्फ CSIR को टारगेट कर रहे होंगे, बट पहले उन्होंने UPSC का सिलेबस पढ़ा है, UPSC के पेपर्स को, UPSC की रिसोर्सेज को अच्छे से एनालाइज किया है। इसके बाद कुछ अदर्स हैं। अदर्स में आपके बैंकिंग वाले आ जाएंगे, SSC वाले आ जाएंगे, जो लोग IB दे रहे हैं वो आ जाएंगे। सो इस वीडियो में हम स्पेसिफिकली उनकी बात करेंगे सिर्फ जो UPSC के एस्पिरेंट्स हैं, जो UPSC के सिलेबस से, UPSC के रिसोर्सेज से वेल अवेयर हैं। देखो, आगे बढ़ने से पहले 2-3 चीज़ें आप अपने माइंड में क्लियर रखो। आपका फर्स्ट टारगेट अगर UPSC है, UPSC 2024 है और आप CSIR का एग्ज़ाम दे रहे हो, तो सिर्फ ये सोच के मत देना कि सिर्फ मैं ऐसे ही चला जाता हूँ देने और देखा जाएगा क्या होगा क्या नहीं होगा। क्योंकि आप सिर्फ ये सोच के जाओगे देने, देन ट्रस्ट मी कंपटीशन में आप बहुत ज़्यादा फाइट नहीं कर पाओगे। बिकॉज आई एम टेलिंग यू कि इस पेपर में UPSC वालों का बोलबाला रहेगा। आई एम नॉट सेइंग कि जो बाकी एग्ज़ाम की प्रिपरेशन कर रहे हैं, स्पेसिफिकली जो IB की कर रहे हैं या फिर SSC की कर रहे हैं, बैंकिंग की कर रहे हैं, वो क्लियर नहीं करेंगे। वो ज़रूर क्लियर करेंगे, बट UPSC वालों को एक एक्स्ट्रा एज है। बिकॉज ये एग्ज़ाम ऐसा नहीं है कि हर 2-3 साल में होते हुए आया है और आप मेंटली प्रिपेयर हो गए कि 1 साल बाद 2 साल बाद इसका एग्ज़ाम आएगा। ये आउट ऑफ ब्लू आया है, ऑल ऑफ अ सडन इसका नोटिफिकेशन आ गया है। तो इस एग्ज़ाम का सिलेबस सबसे ज़्यादा मैच UPSC के साथ करता है। आप GS2 का पेपर देखोगे, GS4 का पेपर देखोगे, पूरे के पूरे सिलेबस को ही यहाँ पे कॉपी पेस्ट कर दिया गया है। 2013 में जो पेपर हुआ था वो बहुत अलग था, उसका सिलेबस बहुत अलग था जो 2023 में सिलेबस आया है। और पेपर का जो पैटर्न है, पेपर का जो लेवल है वो ज़रूर बदलेगा। ये बट ऑब्वियस है कि जो पेपर की डिफ़िकल्टी लेवल है वो इंक्रीज़ होगी। कहीं ना कहीं इनका लेवल UPSC से कम होगा बट SSC से ज़्यादा होगा। सो इफ़ यू आर टारगेटिंग दिस एग्ज़ाम, थोड़ा एक्स्ट्रा एफर्ट आपको देना है, बहुत ज़्यादा एक्स्ट्रा एफर्ट नहीं देना है। मैं ये नहीं बोलूँगा कि आप इसको पूरा डेडिकेटेड वे में प्रिपेयर करो, क्योंकि अगर आप UPSC 2024 के लिए प्रिपेयर कर रहे हो तो आप इस एग्ज़ाम के लिए भी पैरेलली प्रिपेयर कर रहे हो। बहुत ज़्यादा आपको अलग पढ़ने की ज़रूरत नहीं है। कुछ पॉइंट्स हैं, कुछ बिंदु हैं जहाँ पे आपको ध्यान देना है एंड यू विल बी इन अ बेटर पोजीशन एज़ कम्पेयर टू अदर्स। अभी हम स्पेसिफिकली स्टेज 1 की बात करेंगे। देखो, UPSC 2024 के लिए आपके पास 150 दिन है और CSIR एग्ज़ाम, केस एग्ज़ाम 2023 के लिए 60 दिन बाकी है। इन 60 दिनों में काफ़ी कुछ ऐसा है जो आप प्रिपेयर करोगे वो आपको ऑटोमेटिकली UPSC में हेल्प करेगा। 3 स्टेज एग्ज़ाम के, एज़ यू नो। स्टेज 1 में पेपर 1, पेपर 2 होगा। इसको आप क्वालिफाई कर लोगे तो स्टेज 2 दोगे। इसके बाद जो सेक्शन ऑफिसर का पोस्ट रहेगा उसके लिए इंटरव्यू होगा। यहाँ पे हम स्टेज 1 देखेंगे। स्टेज 2 भी आप देखोगे तो मोस्टली UPSC में आप जो पेपर देते हो उससे ही रिलेटेड है। तो यहाँ आपको जो भी रिसोर्सेज यूज़ करना है वो ऐसे ही सिलेक्ट करना है कि आप अपने जो बेसिक गोल है, बेसिक एम है UPSC, उससे ना भटको। और जो आपने UPSC के लिए बेस बनाया है वो आपको CSIR में हेल्प करे। पेपर 1, पेपर 2 आपका स्टेज 1 होगा। पेपर 1 का सिलेबस है जनरल अवेयरनेस, इंग्लिश लैंग्वेज एंड कॉम्प्रिहेंशन। पेपर 2 है जनरल इंटेलिजेंस, रीजनिंग, मेंटल एबिलिटी। मतलब पेपर 1 और पेपर 2 टोटल 350 मार्क्स का है। 150, 200, 150। काफ़ी लोग ये पूछ रहे थे कि कितनी कट ऑफ जाएगी।
देखो किसी को नहीं पता ये चीज़, और जो भी आपको कट ऑफ बता रहा है कितनी कट ऑफ जा सकती है, सिर्फ एक ब्लफ कर रहा है, कोई आपको कट ऑफ नहीं बता सकता है। लास्ट ईयर के बेसिस पे आप इस ईयर का कट ऑफ को जज नहीं कर सकते हो, प्रेडिक्ट नहीं कर सकते हो। इट्स लाइक यू आर कंपेयरिंग एप्पल विथ ऑरेंजेस। बस आप इतना एक अनुमान लगा सकते हो, इतना गेस लगा सकते हो कि जितना कट ऑफ पिछली बार गई थी उससे ज़्यादा ही जाएगी। पेपर 3 डिस्क्रिप्टिव है, इसको हम बाद में देखेंगे। अभी हम पेपर 1 और पेपर 2 देखते हैं, जिसका एग्ज़ाम आपका फेब में होगा। अच्छा, हम लोग एक बार लास्ट ईयर की कट ऑफ देख लेते हैं। जो लास्ट ईयर की कट ऑफ थी वो जर्नल के लिए 52% थी, डेट इज़ 78 मार्क्स इन ईच पेपर। ओबीसी का 52 था, एससी का 48%, एसटी का 48%। तो 78 मार्क्स था हर पेपर में। पेपर 1 में भी 78 और पेपर 2 में भी 78। इस बार कट ऑफ इससे ज़्यादा ही जाएगी, इससे कम मत समझना। आपको रिसोर्सेज क्या यूज़ कर रहे हैं उसके लिए आप एक बार डिटेल सिलेबस देखो। ये पेपर 1 का जनरल अवेयरनेस का सिलेबस है। हिस्ट्री ऑफ इंडिया, इंडियन नेशनल मूवमेंट, कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया, पॉलिटी, गवर्नेंस, सोशल जस्टिस, करंट इवेंट ऑफ नेशनल इंटरनेशनल इंपॉर्टेंस। ये आपका 100 मार्क्स का हो गया, बेसिकली जीएस का पेपर हो गया ये। इसके बाद इंग्लिश लैंग्वेज एंड कॉम्प्रिहेंशन, ये आपका इंग्लिश हो गया। कॉम्प्रिहेंशन, एक्टिव पैसिव, डायरेक्ट इनडायरेक्ट, प्रीपोजिशन, फिल इन द ब्लैंक्स, सिनोनिम्स, एंटोनिम्स, सेंटेंस करेक्शन, पंचुएशन, ईडियम एंड फ्रेजेस। इसके बाद पेपर 2 में भी आपको जीएस मिलेगा, आपको सी सेट मिलेगा, जनरल इंटेलिजेंस, रीजनिंग, मेंटल एबिलिटी, अर्थमेटिकल एंड न्यूमेरिकल एबिलिटी, ये आपका सी सेट हो गया। ये आपका जीएस का पोर्शन हो गया। इकोनॉमिक, सोशल डेवलपमेंट, एनवायरनमेंट, ये आपका एथिक्स हो गया, ये भी जीएस हो गया। ये 2 टॉपिक आपका अलग है जो आप नॉर्मली यूपीएससी में नहीं पढ़ते हो। इसके बाद आपका ये ज्योग्राफी हो गया। इन दोनों में से भी जो आपका डिसीजन मेकिंग और प्रॉब्लम सॉल्विंग है, इसको आप कहीं ना कहीं एथिक्स में पढ़ते हो। जब भी आप एथिक्स की केस स्टडीज़ लगाते हो और वहाँ पे आपको सॉल्यूशन देना होता है, तो मेनली आप वहाँ पे यही करते हो। सबसे पहले क्या इशू है उसको आप एनालाइज करते हो, उसको फाइंड आउट करते हो। उसके बाद जो उसके पॉसिबल सॉल्यूशंस हैं उनको फाइंड आउट करते हो। नेक्स्ट स्टेप आपका ये होता है कि जो उसमें से बेस्ट सॉल्यूशंस है उसको आप एक्सक्लूड करते हो, जो बेस्ट सॉल्यूशन है उसको चूज़ करते हो, एंड फाइनली आप बताते हो कि इन बेस्ट सॉल्यूशन में से आपने कौन सा सॉल्यूशन चूज़ किया है। जो जो पैरामीटर्स आप वहाँ पे लगा के राइट आंसर तक पहुँचते हो, राइट डिसीजन लेते हो, सेम आपको यहाँ पे करना है। फॉर एग्जांपल आपको वहाँ पे ऑनेस्टी दिखानी होती है, आपको वहाँ पे प्रैक्टिकलिटी दिखानी होती है, ह्यूमन अप्रोच दिखाना होता है, एफिशिएंट डिसीजन मेकिंग दिखानी होती है। जिस ऑप्शन में बायसनेस होगा आप उसको नेगलेक्ट कर दोगे, जहाँ पे शॉर्ट टर्म गेन होगा उसको नेगलेक्ट करोगे, जहाँ पे कोई लॉ ब्रेक हो रहा है, कोई कॉन्स्टिट्यूशनल प्रिंसिपल ब्रेक हो रहा है, आप उसको एक्सक्लूड कर दोगे। तो यही सारे पैरामीटर्स हैं, यही सारे बेंचमार्क्स हैं जिनको दिमाग में रख के आप प्रॉब्लम सॉल्व करोगे और राइट डिसीजन तक पहुँचोगे। मैं इसका आपको कुछ एग्जांपल्स दूंगा तो आपको अच्छे समझ में आएगा। यहाँ पे जितनी भी चीज़ें हैं उसमें से 3-4 टॉपिक ऐसा है जो यूपीएससी में थोड़ा अलग आता है और यहाँ पे थोड़ा अलग आता है। पहला आपका मैनेजमेंट प्रिंसिपल हो गया, दूसरा डिसीजन मेकिंग हो गया। यहाँ देखो जनरल साइंस पूछता है, यूपीएससी में भी आपको 1-2 क्वेश्चन जनरल साइंस के मिलेंगे, बट यहाँ पे स्पेसिफिकली लिखा है कि जनरल साइंस पूछेगा। फॉर एग्जांपल आप स्टेट पीसीएस का पेपर देखोगे, आप यूपी पीसीएस का पेपर देखो, तो वहाँ पे आपसे जनरल साइंस पूछता है जो आपको ल्यूसेंट में मिलता है। इसके बाद देखो ये आपका इंग्लिश हो गया। इंग्लिश में जो ये चीज़ें हो गई वो आप प्री के लिए नहीं पढ़ते हो। नाउ जो चीज़ें अलग हैं, इंग्लिश, जनरल साइंस, डिसीजन मेकिंग और मैनेजमेंट प्रिंसिपल, इनको कैसे प्रिपेयर करना है, इनके क्या रिसोर्सेज होने चाहिए, इनकी बात हम आगे करेंगे। एक बार हम डिटेल में सिलेबस देख लेते हैं कि किस हेडिंग में क्या आता है। यहाँ पे देखो डिटेल में सिलेबस दिया है। सबसे पहला आपका हो गया हिस्ट्री ऑफ इंडिया और इंडियन नेशनल मूवमेंट। यहाँ पे एंशियंट, मिडिवल और मॉडर्न, ये तीनों पढ़ना है। रिसोर्सेज जो आप यूपीएससी के लिए पढ़ते हो उसी को पढ़ना है, कुछ और नहीं पढ़ना है। मॉडर्न में स्पेक्ट्रम हो गया, एंशियंट मिडिवल आप ल्यूसेंट से या फिर एनसीईआरटी से कर सकते हो। ये आपका फिक्स हो गया, इसमें कोई चेंज नहीं आएगा। इसके बाद देखो कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया, पॉलिटी, गवर्नेंस, सोशल जस्टिस, ये मेंस जीएस पेपर 2 का डिट्टो कॉपी है, वर्ड टू वर्ड कॉपी करके यहाँ पे पेस्ट कर दिया है। तो जो नोट्स, जो रिसोर्स आप यूपीएससी में जीएस 2 के लिए रेफ़र करते हो, सेम वही रेफ़र करना है, कोई चेंज नहीं आएगा। करंट इवेंट हो गया, नेशनल, इंटरनेशनल। यहाँ पे मुझे लगता है ना कि जो यहाँ करंट अफेयर रहेगा वो थोड़ा वन लाइनर रहेगा एज़ कम्पेयर टू जो यूपीएससी में आता है।
आपने स्टेट पीएससी का करंट अफेयर देखा होगा ना, मुझे लगता है वैसे क्वेश्चन यहाँ पूछे जाएंगे। तो इसका मतलब ये नहीं है कि आप स्टेट पीसीएस के करंट अफेयर पढ़ना शुरू कर दो। आप जो करंट अफेयर यूपीएससी के लिए पढ़ते हो ना, उसी को पढ़ते रहना, वही आपको पीटी पढ़ना है, वही मंथली पढ़ना है। इसके बाद देखो इंग्लिश लैंग्वेज एंड कॉम्प्रीहेंशन। इसके लिए कोई कोर्स करने मत बैठ जाना कि आप पूरा कोर्स कर रहे हो। कॉम्प्रीहेंशन आप डील कर लोगे। जो एक्टिव पैसिव होता है, डायरेक्ट इनडायरेक्ट, प्रीपोजिशन, फिल इन द ब्लैंक्स, सेंटेंस करेक्शन, इन सब के ना वीडियोस देख लेना। हर एक टॉपिक को आप यूट्यूब पे डालो, इनके एसएससी के काफ़ी वीडियोस आपको मिल जाएंगे। 2-4 वीडियोस देख के आपको इनके रूल समझ में आ जाएंगे। इन रूल्स को आप कहीं नोट डाउन कर लेना, उसके बाद आप प्रैक्टिस कर सकते हो। पूरा कोर्स करने मत बैठ जाना। नेक्स्ट देखो जनरल इंटेलिजेंस, रीजनिंग, मेंटल एबिलिटी। ये आपका सी सेट का टॉपिक है। सी सेट को आपने जितने अच्छे से पढ़ा है, और आई थिंक इस साल के लिए एटलीस्ट यूपीएससी प्री के लिए आप सी सेट अच्छे से पढ़ रहे होगे, तो उसी की पढ़ाई यहाँ पे करनी है, कुछ अलग नहीं पढ़ना है। जो वहाँ पे पढ़ोगे सेम आपको यहाँ पे रेप्लिकेट करना है। इसके लिए भी, इसके लिए भी, इसके लिए भी, तीनों चीज़ आप डील कर लोगे अपने सी सेट की पढ़ाई से। नेक्स्ट आप देखो जनरल साइंस। यहाँ जो है ना वो थोड़ा अलग आता है एज़ कम्पेयर टू जो आप यूपीएससी में साइंस देखते हो। यहाँ पे आप एनसीईआरटी कर लेना। एनसीईआरटी आई होप आपने देखा होगा 1-2 बार। एनसीईआरटी आप देख लोगे तो कुछ क्वेश्चन आपके यहाँ पे सही हो जाएंगे। इसके अलावा अगर आपके पास मेरे साइंस की 1 लाइनर है तो आप उसको यूज़ कर सकते हो। अगर आप 1 लाइनर यूज़ कर रहे हो तो आपको एनसीईआरटी यूज़ करने की ज़रूरत नहीं है। देखो थोड़ा ट्रेड ऑफ करना होगा, सारे के सारे क्वेश्चन आपके सही नहीं होंगे, बट जो पोर्शन आपका स्ट्रॉन्ग है, जो पोर्शन आपका फोर्टे है, वहाँ पे आपका हाथ कोई नहीं पकड़ सकता है। फॉर एग्जांपल पार्ट 4 देखो, इकोनॉमिक एंड सोशल डेवलपमेंट, जनरल इश्यूज ऑन एनवायरनमेंट, इकोलॉजी, बायोडाइवर्सिटी, क्लाइमेट चेंज। यहाँ पे यूपीएससी वालों का हाथ पकड़ना, यूपीएससी वालों से कम्पीट करना बहुत डिफ़िकल्ट हो जाएगा, क्योंकि जो लोग ये टॉपिक्स डिटेल में नहीं पढ़े हैं उनके लिए बहुत मुश्किल है इस 1-1.5 महीने में इन टॉपिक्स को काफ़ी अच्छे से कवर करना। उसी के साथ आप ये देखो, ये भी आपका यूपीएससी वाला ही है, यहाँ भी आपको कुछ एक्स्ट्रा नहीं पढ़ना है। जो आप यूपीएससी में पढ़ के जाते हो ना, वही सारी चीज़ें यहाँ पूछी जाएंगी। नेक्स्ट आपका एथिक्स हो गया। एथिक्स आपका जीएस पेपर 4 ही है। सारी चीज़ें सेम टू सेम रिपीट की गई है। जीएस 4 का सिलेबस आप देखोगे पूरा डिट्टो कॉपी है यहाँ पे। तो जो आप एथिक्स पढ़ते हो उसको यहाँ पे पढ़ लेना। जो लोग एथिक्स नहीं अभी तक पढ़े हैं वो क्या करेंगे कि एक बेसिक रीडिंग दे देंगे, क्योंकि यहाँ पे ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन आएगा, सब्जेक्टिव नहीं आएगा। तो जो एथिक्स के कीवर्ड्स हैं आप उनको देख लेना। लाइक डिटर्मिनेंट्स क्या होता है, एसेंस क्या होता है, कॉन्सिक्वेंसेज ऑफ एथिक्स क्या होते हैं, डायमेंशंस क्या होते हैं एथिक्स के, यही आपको एमसीक्यू में पूछ लेगा। डिसीजन मेकिंग, प्रॉब्लम सॉल्विंग एंड मैनेजमेंट प्रिंसिपल, इसको हम अभी देखेंगे। इसके बाद नेशनल ज्योग्राफी हो गया। ये बेसिकली आपका इंडियन ज्योग्राफी है। ये आप पढ़ते ही हो यूपीएससी प्री मेंस के लिए, तो यहाँ पे भी वही रिसोर्स पढ़ना है। सबसे पहले हम डिसीजन मेकिंग, प्रॉब्लम सॉल्विंग देखते हैं। देखो कुछ इस टाइप का क्वेश्चन हो गया ना। वाइल ट्रैवलिंग इन हरियाणा रजिस्टर्ड कमर्शियल टैक्सी फ्रॉम हरियाणा टू एडजेसेंट सिटी, योर टैक्सी ड्राइवर इन्फॉर्म्स यू that as he has no permit for running the taxi in that city, he will stop at its transport office and pay the prescribed fees of ₹50 for a day. While paying the fee at a counter, you find that the transport clerk is taking an extra ₹50 for which no receipt is been given. You are in a hurry for an office meeting. Under such circumstances, what would you do? यहाँ पे 4 ऑप्शंस दिया गया है और आपको इनमें से बेस्ट पॉसिबल ऑप्शन चूज़ करना है। बेसिकली मान लो आप इसको ऐसे देखो कि ये एथिक्स का एक केस स्टडी है और आपके पास क्या क्या सॉल्यूशन हो सकता है, क्या क्या ऑप्शंस हो सकता है। तो ये वही 4 ऑप्शंस है, ये वही 4 सॉल्यूशंस है जो आपके सामने आएगा, और इसमें से जो बेस्ट सॉल्यूशन है वो आपको चूज़ करना है। यहाँ पे ऐसे ही आपको टोटल 10 क्वेश्चन दिखेंगे। ये PDF मैं अपने टेलीग्राम पे डाल दूँगा, आप इसको डाउनलोड करके प्रैक्टिस कर लेना। थोड़ा आइडिया आपको हो जाएगा कि किस टाइप के क्वेश्चन आ सकते हैं। ये तो आपको हो गया डिसीजन मेकिंग एंड प्रॉब्लम सॉल्विंग। इसमें कुछ अलग से आपको नहीं पढ़ना है। जैसा मैंने बोला कि आप जो एथिक्स में केस स्टडी लगाते हो, जो क्राइटेरियाज, जो प्रिंसिपल्स, जो मॉरल, एथिकल, लीगल वैल्यूज़ लगा के आप आंसर लाते हो, राइट सॉल्यूशन तक पहुंचते हो, वही आपको यहाँ पे यूज़ करना है। इसके बाद आपका एक मेजर टॉपिक आता है, डैट इज़ मैनेजमेंट प्रिंसिपल। ये बेसिकली BBA और MBA करने वालों का टॉपिक है, उनके करिकुलम और सिलेबस में आपको मिलेगा। जितने भी टॉपिक्स दिए गए हैं उनको आपको पढ़ लेना है, बहुत डीप नहीं जाना है। मैं इसके लिए आपको एक PDF प्रोवाइड कर दूंगा। ये PDF का पार्ट 1 है, सिर्फ इसी में से आप पढ़ना, इट्स मोर देन सफिशिएंट।
बहुत ज़्यादा डीप आपको नहीं जाना है, आप एक ऊपर से रीडिंग ले लेना, जो इम्पोर्टेंट कीवर्ड्स होंगे उनको आप अंडरलाइन कर लेना। ये पार्ट 1 है। पार्ट 1 मैंने मोटिवेशन तक कवर किया है, बाकी नेगोशिएशन से लेके इंफ्रास्ट्रक्चर मैनेजमेंट मैं पार्ट 2 में कवर करूँगा। इसका PDF भी 1-2 दिन में मैं टेलीग्राम पे डाल दूँगा, तो आप उसको डाउनलोड कर लेना। और मैनेजमेंट प्रिंसिपल के लिए आप यहीं से कर सकते हो। NCERT भी है, इग्नू भी है, बट मुझे लगता है जो मैंने देखा है बहुत ज़्यादा टॉपिक कवर नहीं किया है। एटलीस्ट जो सिलेबस में दिया गया है ना, वो टॉपिक्स आप कवर कर लो। प्लानिंग, ऑर्गेनाइजेशन, डायरेक्टिंग, कंट्रोल, जॉब एनालिसिस, जॉब डिस्क्रिप्शन, जॉब स्पेसिफिकेशन। यहाँ पे आप देखोगे तो आपको टॉपिक वाइज चीज़ें मिल जाएंगी। लेट मी शो यू, जैसे व्हाट डज़ इट मीन बाय मैनेजमेंट। इसके बाद जो आपके सिलेबस के टॉपिक्स हैं, प्लानिंग, कंट्रोलिंग, ऑर्गेनाइजिंग, डायरेक्टिंग। नेक्स्ट आप देखो ये जॉब एनालिसिस हो गया, ये आपका जॉब डिस्क्रिप्शन हो गया। जब भी इस PDF को पढ़ना, आप इसको ऐसे मत पढ़ना कि आप इसको रट रहे हो। 1-2 बार आप पढ़ोगे, आपको चीज़ें समझ में आएंगी। कोई इसमें रॉकेट साइंस नहीं है, बेसिक चीज़ें हैं, प्लस यहाँ पे आपको ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन सॉल्व करने हैं। सो टू कंक्लूड, 2-3 चीज़ें हैं जो आपको यहाँ पे अलग पढ़नी है। एक आपका इंग्लिश हो गया, दूसरा आपका डिसीज़न मेकिंग वाला हो गया, तीसरा आपका मैनेजमेंट प्रिंसिपल हो गया। ये 3 चीज़ें हैं, और यहाँ भी आपको डिसीज़न मेकिंग बहुत ज़्यादा अलग नहीं पढ़ना है, जो आप एथिक्स में करते हो वही करना है। इंग्लिश में आप जो भी टॉपिक्स सिलेबस में दिए गए हैं उनको यूट्यूब पे डालना, उस पर 2-3 वीडियोस देखना और बेसिक अपना कवर कर लेना। मैनेजमेंट प्रिंसिपल के लिए मैंने आपको PDF प्रोवाइड कर ही दिया, तो उससे कवर हो जाएगा। एंड दैट्स इट, सिर्फ इतना ही आपको अलग पढ़ना है। इसके अलावा जो आपका बेस UPSC के लिए है, उससे आपकी पोजीशन काफ़ी स्ट्रांग रहेगी, तो वहाँ कॉम्प्रोमाइज़ मत करना, अपने स्ट्रेंथ पे खेलना। और ये 2-3 जो फ्रिंज टॉपिक हैं उनके लिए आप थोड़ा टाइम निकाल के आप कंप्लीट कर लेना, क्योंकि यहाँ भी आपका कंपटीशन UPSC वालों से ही है। नाउ आई होप कि CSIR को लेके आपके मन में कोई डाउट नहीं होगा, और इसको कैसे UPSC प्री के साथ इंटीग्रेट करके पढ़ें, क्या एक्स्ट्रा रिसोर्स हम यूज़ कर सकते हैं और उसको कैसे यूज़ कर सकते हैं, वो क्लियर हो गया होगा। स्टिल कोई डाउट है तो आप कमेंट कर सकते हो। प्लस इसके लिए कोई कोर्स या कोई कोचिंग मत ज्वाइन करना। अभी 1 हफ़्ते पहले इस एग्ज़ाम की अनाउंसमेंट हुई है, और मैंने देखा है कि काफ़ी कोचिंग वाले इसकी कोर्स लॉन्च करना शुरू कर दिए हैं। आई डोंट नो कि कहाँ से लोग कोर्स लॉन्च करते हैं और कैसे जस्टिफाई कर सकते हैं इस चीज़ को। बस लूट मची है। वही है ना कि फियर मॉन्गरिंग है, बच्चों की कमज़ोरी पे, बच्चों की प्रॉब्लम्स पे, बच्चों की इनसिक्योरिटीज़ पे सिर्फ पैसे कमाने हैं। तो आई अर्ज यू कि कोई कोर्स वोर्स ज्वाइन मत करना, जो चीज़ें मैंने आपको बताई हैं सिर्फ उसको करना। इसीलिए मैंने वीडियो में पहले ही बोल दिया था कि ये उनके लिए है जो UPSC की तैयारी कर रहे हैं, जो UPSC का सिलेबस जानते हैं, UPSC के लिए पढ़े हैं।